नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के दौरे को लेकर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। समीक्षा बैठकें हो रही हैं। मार्च महीने में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद से ही राज्यपाल की ये सक्रियता देखने को मिली है। कांग्रेस राज्यपाल की सक्रियता पर लगातार सवाल खड़े करती रही है। मार्च में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में अघोषित राष्ट्रपति शासन का आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्यपाल का इस तरह जिलों में दौरा करना सीधे तौर पर सरकार को कमजोर करने और प्रशासन को राज्यपाल के नियंत्रण में लेने की एक प्रक्रिया है और सरकार की नाकामी है। अब एक बार फिर यह मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अब सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक स्थिति क्या है। बघेल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जिलों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की क्षमता पर ही अब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा है कि संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि राज्यपाल दौरा नहीं कर सकते। भूपेश बघेल के लिए तो गांधी परिवार ही संवैधानिक है। कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे इस सियासी दंगल से अलग कई बुनियादी सवाल है कि राज्यपाल को अचानक योजनाओं का फीडबैक लेने की खुद से जाकर जानने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या राज्यपाल प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं और जो काम सरकार को करना चाहिए वो राज्यपाल क्यों कर रहे हैं? आज की चर्चा इसी पर होगी। देखिए उससे पहले बयानों पर एक नजर। राज्यपाल श्री रमेन डेका जी लगातार जिलों में जाकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एक तो अपनी सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि संविधान के बाहर जाके जो अधिकार जो मिला हुआ उसके बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं। और एक बार हो तो समझ आता है। ये तो हर जिले में जाते हैं, हर जिले के सारे अधिकारियों को बुला के समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब मंत्रियों की क्षमता पर, मुख्यमंत्री की क्षमता पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। भूपेश बघेल जी के लिए संवैधानिक आदमी गांधी परिवार है, उसके छोड़ो सब पर टिप्पणी कर सकते हैं। और 5 साल रहे मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है कि संवैधानिक पदों पर क्या बात करनी चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। कई सारी चीजों को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। खैर, ये बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब भी उन्हें राज्यपाल से शिकायतें थी और विपक्ष में है तो भी शिकायतें हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि कोई संवैधानिक स्थिरता की स्थिति इस वक्त राज्य में है नहीं। तो ऐसे में जो एक्टिवनेस है राज्यपाल की, उसके पीछे क्या कारण है? अगर किसी क्षेत्र की रिपोर्ट आपको मंगानी है तो आप ये सीधे निर्देश दे सकते हैं, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। राज्य शासन के द्वारा खुद क्यों जाना पड़ रहा है, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। खैर, इस पर जवाब लेंगे। मिनी पांडे भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष यादव कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी। मिनी जी, सीधा सवाल जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उसी पर आते हैं। आपकी सरकार है, स्थिर सरकार है और लगातार आप योजनाओं का निर्वहन कर रहे हैं। राज्यपाल जी को खुद क्यों फील्ड पर उतर कर जाके फीडबैक लेना पड़ रहा है? विपक्ष ये पूछ रहा है। जय जोहार सभी को। देखिए, राज्यपाल का संवैधानिक पद है और वो छत्तीसगढ़ के प्रथम नागरिक हैं और उनको पूरा अधिकार है कि वो हर जिले में जाकर के भ्रमण करें और वहाँ के संवैधानिक गतिविधि पर वो बैठकें लें, उनका निरीक्षण करें, उस पर चर्चाएं करें। तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। वो अपना सजगता पूर्वक इस कार्य को निर्वाह कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेसियों को दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर वो एक व्यक्ति जो इतने बड़े पद पे है और वो छत्तीसगढ़ की सरकार की कार्य प्रणाली को देखते हुए और अपने अधिकार क्षेत्र को देखते हुए वो काम कर रहे हैं और ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एक राज्यपाल दौरा नहीं कर सकते, एक राज्यपाल समीक्षा नहीं कर सकते, एक राज्यपाल संवैधानिक अधिकारियों की बैठक नहीं ले सकते। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप आर्टिकल 59 उठा करके देखिए, उसमें उनके अधिकारों का पूरा ब्यौरा दिया गया हुआ है। भूपेश बघेल जी को तकलीफ क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या इंदिरा गांधी का कार्यकाल देखा हुआ है, इन्होंने इमरजेंसी और आपातकाल देखा हुआ है। तो इनको भूपेश बघेल की सुशासन की सरकार के बारे में इनको समझ नहीं आ रहा है। तो ये कांग्रेस यही सवाल कर रही है। और सवाल यह है भी कि जब इतना अच्छा सरकार काम कर रही है, सुशासन चल रहा है और आपको, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चलिए वो फीडबैक ले रहे हैं, तो फीडबैक लेने के लिए आपके पास राज्य शासन अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज है। आप सिर्फ एक निर्देश देंगे, आपके पास पूरी रिपोर्ट पहुंच जाएगी। आपको खुद उतरने की क्या जरूरत पड़ रही है?
देखिए, राज्यपाल जी एक सक्रिय भूमिका में है। अगर वो अपने संविधान के संवैधानिक क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? ये भी तो मैं भी इस चीज को पूछना चाहती हूँ। आरोप ये लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आखिरी दौरा हुआ था उसके बाद उनकी सक्रियता बढ़ी है। 31 जुलाई 2024 को वो राज्यपाल बने, तब उतनी एक्टिवनेस उसके बाद देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद उनकी एक्टिवनेस बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वो प्रथम नागरिक है। मैंने आपसे कहा ना, उनके संवैधानिक पद और उनके संवैधानिक अधिकार उनके पास हैं। वो भ्रमण कर सकते, निरीक्षण कर सकते, वो यहाँ के प्रशासनिक जितने भी अधिकारियों के साथ सरकार, उन्होंने किसी चीज के लिए कोई सवाल नहीं किया छत्तीसगढ़ की सरकार पे। किसी भी कार्य प्रणाली को लेकर के, यहाँ की किसी भी योजना को लेकर के, सरकार के किसी भी कार्य को लेकर के उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो अपने तरीके से अपना कार्य क्षेत्र में अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत वो भ्रमण कर रहे थे। इसमें सरकार को कोई, भूपेश बघेल को किसी तरह की कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। वो पहले भी जब सरकार सत्ता में थे तब भी वो ऐसे ही सवाल उठाते थे गवर्नर पे, अब भी वो, अब नहीं है तब भी। तो ये बेबुनियादी बातें हैं, तथ्यहीन बातें हैं। भूपेश बघेल जी को इस तरह से बातें, मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। विपक्ष में तो विपक्ष की राजनीति करें, वो ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता प्रभावित हो, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। पर बेबुनियाद वो सिर्फ संविधान की बातें करना, जो इसका उनको कुछ जानकारी नहीं है। भूपेश बघेल जी, यहाँ तक कि इनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और ये दोनों संविधान की प्रतियां लेते हैं, संविधान की बातें करते, पर संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है इसकी उनको जानकारी नहीं है। राज्यपाल के गृह क्षेत्र की उनको जानकारी नहीं है कि राज्यपाल का क्या क्या क्राइटेरिया है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह का उनको क्वेश्चन करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। और छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्यपाल ने तो किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया है छत्तीसगढ़ की सरकार पे। अगर वो अपने से जनहित को देखते हुए दौरा कर रहे, प्रशासनिक जानकारी ले रहे, तो उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए भूपेश बघेल जी को। और ना इस तरह का अनर्गल बयान देना चाहिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में। सवाल तो ये भी कि अनुसुईया उइके जब राज्यपाल थी छत्तीसगढ़ की, तब क्या वो इतनी ही सक्रिय थी? इस पर जरूर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष यादव जी, विचित्र स्थिति तो है। विचित्र इसलिए कि जब आपकी सरकार थी तब भी आपको राज्यपाल शिकायत थी, आप विपक्ष में है तब भी आपको शिकायत है। अगर बीजेपी ये कहे, खैर वो कहेगी नहीं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और जिस तरह की स्थिति है राजनीतिक, तो ये जो सवाल उठाया है, क्या हो सकता है कि राज्यपाल जाके क्षेत्र में देख रहे हो कि काम किस तरह से चल रहा है? इस पर इतनी बड़ी आपत्ति क्यों है? असंवैधानिक तो नहीं है? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं इस बात को मानता हूं कि असंवैधानिक नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ये मर्यादा तोड़ने वाली जो बात है ये सही है। क्यों? देखिए, हमारे देश में न्यायपालिका है, क्या कार्यपालिका है, विधायिका है, सबका अपना अपना काम है और कोई किसी के काम में दखल नहीं देता है। और ये कार्यपालन अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग लेना, ये एक राजनीतिक इसका एक मायने निकलता ही है। और इस राजनीतिक मायने का सीधा सीधा असर छत्तीसगढ़ की जनता से है। मेरी बड़ी बहन मिनी दीदी बता रही थी कि हम बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल भी अब असंवैधानिक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, हमारे देश में रहने वाले हर एक नागरिक का भी अधिकार है कि वो योजनाओं के बारे में, काम के बारे में, विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से पूछ सके और बात कर सके। इस पर हमें आपत्ति कतई भी नहीं है। हमें आपत्ति ये है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ना तो कानून व्यवस्था, ना तो रोजगार, ना तो किसान, सब परेशान रहते हैं। जब एक तो इनका पावर सोर्स समझ में नहीं आता है कि सरकार चला कौन रहा है। सरकार दिल्ली से चल रही है, सरकार गुजरात से चल रही है। आशीष जी, कांग्रेस कहना क्या चाह रही है? कांग्रेस कहना क्या चाह रही है? इस तरह की बातें जो है वो तो दिल्ली में हुआ करती थी। तो आप समझ जाएंगे सर। ठीक है, मैं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कांग्रेस कहना यह चाह रही है कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए चेहरे बदल रही है। पहले सुशासन तिहार हुआ, सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री जी 4-4, 6-6 घंटे तक जाकर अधिकारियों को रिवर्स ऑर्डर में काम कराया गया। वही जो है कलेक्टर अपने जनदर्शन में भी वही काम कर रहे थे। 40 लाख आवेदन आए, उन आवेदनों पर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली। अब वो भी विफल हो गए, जनता ने उन्हें भी नकार दिया। तो अब ऊपर से आदेश आया है कि भैया राज्यपाल जी आप मोर्चा संभाल लीजिए।
क्या नेतृत्व क्षमता जो है कमजोर हो गई है क्या भारतीय जनता पार्टी की, या ये सरकार जो है नेतृत्व यही तो हीन हो दिलचस्प चुकी है है? ना आशीष जी, देखिए केंद्र में बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, नगर निगम में भी बीजेपी है। सवाल ये, इस तरह की स्थिति हम दिल्ली में देखते हैं, जब विनय कुमार सक्सेना जी को लेकर केजरीवाल जी आरोप लगाते थे कि एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, जरूरत पड़ेगी हम ये आरोप नहीं रेमन लगा डेका रहे तो हैं। असम के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो ये अविश्वास क्यों है? जिस बात का आरोप भूपेश बघेल जी लगा रहे हैं, अविश्वास आखिर होगा किस चीज को लेकर? मैं अभिषेक जी आपको स्पष्ट करता हूं, हमारा ये कंसर्न नहीं है कि राज्यपाल जी जो है सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो इनकी परेशानी यही समझे। ये जो मैसेज जा रहा है राज्यपाल जी के इस तरीके की बैठक लेने से, इसमें इनके कार्यकर्ताओं और इनके मंत्री परिषद में क्या संदेश जा रहा होगा और सरकार के जो मुखिया हैं उनको क्या लग रहा होगा, ये तो उनका दिल ही जानेगा। हमारी दिक्कत ये है कि मूल मुद्दों को छोड़कर बार बार भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और चेहरा बदल बदल कर जा रहे हैं। एक मर्यादा होती है उन गवर्नर साहब की। गवर्नर साहब जो है पार्क में चलते चलते अधिकारियों से पूछ नहीं रहे थे कि साहब काम कैसा हो गया, और मोदी जी के दौरे के बाद जब ये होता है तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे और इसका सीधा सीधा अक्षर छत्तीसगढ़ में जो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई जा रही है बीजेपी की, उसमें जनता का नुकसान हो रहा है। कोई सर पैर नहीं है, कभी 2 डिप्टी सीएम चलाते हैं, कभी एक सीएम मैडम चलाती है, अडानी जी के यहाँ से चलता है, गवर्नर जी चलाएंगे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा अधिकारी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकारी समझते हैं। खुद में कंफ्यूज है कि ठीक। किसका निर्देश माने, किसको हम सीएम माने और किसकी बात सुने। ठीक है, ठीक। गंगेश जी, किस तरफ जाएंगे आप? एक तरफ बीजेपी कर रही है तो सामान्य बात है, कोई असंवैधानिक बात नहीं है, लेकिन ये भी तो मानते हैं ना कि पॉलिटिक्स में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये जो स्थिति है, क्या आपको सामान्य लगती है या यहाँ फिर आप कुछ नया होता हुआ दिख रहा है हमें छत्तीसगढ़ में? देखिए, स्थिति तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही है। उसके 2 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। मामला संवैधानिक असंवैधानिक का नहीं है। पहली बात कि सरकार जो है नियम कानून या संवैधानिक तरीके से कम और व्यवहारिकता से ज्यादा चलाई जाती है ना। दूसरी बात, संवैधानिक रूप से संवैधानिक प्रमुख राज्य के हैं राज्यपाल, अगर वो फील्ड में उतर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर संवैधानिक प्रमुख को अगर फील्ड में उतर के चीजों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब सरकार में गड़बड़ है। अब तो संवैधानिक प्रमुख है, वो उनका काम क्या था कि मुख्यमंत्री को गाइड करते हैं, मुख्यमंत्री अपने विभागीय मंत्री को और विभागीय मंत्री नीचे की टीम को गाइड कर सकता है। सिस्टम इस तरह से चल सकता है आसानी से, कोई शिकायत भी आ रही है तो। लेकिन अगर संवैधानिक प्रमुख अगर उतर के इस तरह से चीजों को कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि प्रशासनिक कसावट आए। अगर पॉजिटिव में भी अगर हम देखें कि अगर चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं सरकार की गड़बड़ी उजागर हो रही है। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी मतलब इससे जुड़ा हुआ ही है। उन्होंने सीधे पत्र लिखा सचिव को एक मामले में युक्तियुक्तकरण को लेकर। मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में युक्तियुक्तकरण हुआ था। विष्णुदेव साय खुद डॉक्टर रमन सिंह के खेमे के व्यक्ति माने जाते हैं, जो उनका कद है, आज वो विधानसभा अध्यक्ष है, वो भी एक बड़े संवैधानिक पद में है। तो डॉक्टर रमन सिंह को अगर वो चाहे तो एक फोन करके इनको इशारा करके भी इस काम को करा सकते थे जी। इनको डायरेक्ट सचिव को पत्र लिखा क्यों पड़ रहा है? इसमें यही इशारा जा रहा है, यही मतलब उसका अर्थ निकलता है ना कि हो सकता है डॉक्टर साहब ने कई बार इनको कहा हो और इन्होंने नजरअंदाज किया हो। गंगेश जी, ये जो पत्र वाली बात है, ब्रजभूषण जी ने भी लिख दिया था और फिर उस पर भी काफी सवाल उठे थे, तो ये कुछ जी जो सीनियर लीडर्स हैं, अगर भाजपा के सीनियर लीडर्स इस तरह से डायरेक्ट संवाद करने चले जाएंगे अगर अधिकारियों से, तो इसका मतलब यह है जो अभी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में काम कर रहे हैं, वो या तो इनकी सुन नहीं रहे हैं, और सुन भी रहे हैं तो फिर उस तरह से मनमाफी काम भी नहीं हो रहा है। हो सकता है उनको यह संदेश देने के लिए भाई प्रशासनिक कसावट इस तरह से लाई जा सकती है। तो ये मतलब संदेश बिल्कुल जा रहा है कि आपका प्रशासन पे पकड़ या तो कमजोर है या आप ठीक तरीके से शासन नहीं चला पा रही है। मैसेज निश्चित तौर पे जा रहा है, इसमें कोई मत नहीं, पक्ष वाली कोई बात ही नहीं है। एक सवाल मैं ये भी खड़ा करना चाहूंगा कि देखिए, आज देश में कम से कम 17-18 राज्यों में भाजपा की सरकार है जी। किस सरकार में ऐसी स्थिति जहां पर राज्यपाल को उतर के फील्ड में करना पड़ रहा हो, या वहां के जो सीनियर लीडर्स है वो मुख्यमंत्री को छोड़कर या विभागीय मंत्री को छोड़कर सीधे अधिकारी से संवाद करने को मजबूर हो जाए? ये मजबूरी भी हो सकती है। तो ये सवाल भाजपा को निश्चित तौर पे अपने अंदर खाने में इस पे विमर्श करना चाहिए। और ऐसे वक्त में जब ऊपर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है छत्तीसगढ़ में, लगातार वहां की भी एजेंसियां आके कार्रवाई कर रही हैं। गंगेश जी, आवाज नहीं आ रहा इस वक्त
एक मिनट, ऑडियो अब चेक कर लीजिए, मिनी जी तक आवाज नहीं पहुंची। एक और महत्वपूर्ण चीज भी है इस आवाज वक्त। नहीं आ रहा, डिस्कनेक्ट हो गया है। जी, मैंने टीम से बोल दिया, वो देख रहे हैं। गंगेश जी, सवाल ये भी है कि देखिए अभी इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति भी है, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ कदम उठाया गया है। आवाज नहीं आ रहा है सर। जी, मैंने बोल दिया उनसे, 1 मिनट आपके पास आवाज पहुंचेगी, मैं बात करूं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी हमने बस्तर में देखा किस तरह से 3 ग्रामीणों को मार दिया गया, जिन लोगों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मिनी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैंने टीम से बोला प्लीज देखिए क्या हुआ है वहां पे। जी, तो ये जो घटना हुई है बस्तर में एक दिन पहले, उसने भी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ा दी है कि वहां पर क्या हो रहा है। इस तरह से अगर राज्यपाल सक्रिय हो रहे हैं, क्या ये मान सकते हैं कि केंद्र अब कह रहा है, क्योंकि आपने वादा कर दिया है कि 2026 तक आप नक्सल मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को, लेकिन ये जो घटना हुई वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करेगी, बहुत बड़ी चुनौती भी है और केंद्र कहीं ना कहीं इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है लगातार। निश्चित तौर पर देखिए, अधिकारी की जो मौत हुई है वो घटनाएं अक्सर हमने देखा था कि सीआरपीएफ के लोगों के साथ ऐसी घटना घटती थी। क्योंकि क्या होता है कि नक्सली हमेशा एम्बुश लगा के या गोरिल्ला युद्ध के जरिए लड़ाई लड़ते हैं। इस मामले में वो अच्छे से अवगत रहती है, इसीलिए हेलो, आवाज नहीं। जी गंगेश जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। चलिए आशीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। आशीष जी, देखिए अगर हम एक नेता के तौर पर देखें तो असम के बहुत वरिष्ठ नेता है रमेश ढेका जी, और उनकी राजनीतिक छवि बहुत साफ रही और बहुत सक्रिय नेता माने जाते हैं असम के। वहाँ पे बीजेपी का विस्तार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनकी छवि भी बहुत अच्छी रही है। क्या इस मामले में हम जबरदस्ती तिल का ताड़ बना रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो एक सक्रिय नेता के तौर पर, भले वो आज राज्यपाल है, लेकिन एक नेता के तौर पर अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो ये ऐसा क्यों होता कि मोदी जी का दौरा होता है, उसके बाद ये होता है, सुशासन तिहार खत्म होता है, लोगों में अविश्वास होता है, उसके बाद राज्यपाल जी निकलते हैं। निश्चित रूप से सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो गड़बड़ियां हैं उसको बताना विपक्ष का काम है। अगर इस बात को विपक्ष सामने नहीं लाएगा या बोलेगा नहीं, तो इस बात पर कैसे आत्ममंथन करेगी सरकार और कैसे इन चीजों को सुधारा जाएगा? अगर इस तरीके से इंटरफेरेंस होने लगा हर चीज में, अगर गवर्नर कार्यपालिका के अधिकारियों को आदेश देने लगेंगे, तो वो सरकार जो जनता के मतों से बनी है, वो सरकार में रहने वाले पदाधिकारियों या मंत्रियों का क्या औचित्य रह जाएगा? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका जाके मीटिंग लेना कोई असंवैधानिक नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाली बात कहीं ना कहीं तो ये कहा जा सकता है, या तो फिर ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है चलाई नहीं जा रही है, विष्णुदेव साय जी फेल हो रहे हैं, या फिर जो पूरा मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं आपसी कोऑर्डिनेशन और आपसी सामंजस्य में फेल हो चुका है। मिनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है। मिनी जी, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी हाल ही में एक बहुत ही विचित्र चीज हुई है, अस्पतालों में किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाएगा और इसकी सूचना पीआरओ के द्वारा जो है दी जाएगी, पत्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये क्या नहीं लगता कि ये आदेश अपने आप में विचित्र है? क्या पत्रकार दुश्मन है अस्पतालों के या फिर मरीजों के? और उसमें जो आदेश उसमें लिखा गया है कि अस्पताल की छवि को नुकसान ना पहुंचे। अस्पताल के लिए प्राथमिकता उसकी छवि है या वहां पे पहुंचने वाले मरीज? देखिए, प्राथमिकता तो मरीज ही है, क्योंकि उनका इलाज अच्छे से हो। अस्पताल में इस तरीके की गड़बड़ी कभी देखते हैं, अक्सर माहौल बिगड़ जाता है, कभी कभी खबर लेने की उसमें तो सरकार कुछ गाइडलाइन को ध्यान में रख करके इस तरह की बातें बोली होंगी कि वहाँ के मरीज को, वहाँ के परिजन जो देखने आते हैं, उनको किसी तरीके, डॉक्टर्स को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए किया गया। मैम, वो उस आदेश को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि पत्रकार सीधा माइक लेकर आईसीयू में घुस जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। वहां पर आपके अस्पतालों में चौकी होती है, सभी व्यवस्था होती है। अभी जो रायपुर में सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है, वहां पे गुंडे बाउंसर्स का काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? पत्रकार क्या वहां जाके गुंडागर्दी कर रहे थे? नहीं। मरीजों के मैं सीधे मुद्दे पे ही आता हूं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखने की आप बात कर रहे हैं, जब गलती आपके अस्पताल की होगी तो क्या पीआरओ खुद अधिकारी से बोलेगा साहब आपकी गलती है, जाके बोल दूं? क्या वो सच बोलेगा? पत्रकारों को तो पूरा अधिकार है कि जनता की आवाज को उठाना, अनियमितता कहीं भी गड़बड़ी हो रही है उस चीज को दिखाना,
लोगों को सामने चीजों को लाना, तो पत्रकार की जिम्मेदारी और उनके अधिकारों का कहीं हनन नहीं हो रहा है। ये अस्पताल अपनी गाइडलाइन कुछ बना रहे हो जिसके तहत ऐसा उन्होंने फैसला लिया होगा, पर पत्रकार नहीं, अस्पताल नहीं मैम, ये तो राज्य शासन से आदेश जारी हुआ है 13 जून को, और ये सभी सरकारी अस्पताल, ये अगर आप एक प्राइवेट अस्पताल होते तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है, ये तो जनता के पैसे से चलते हैं। अब जनता अगर मान लीजिए कोई अपनी आवाज मरीज रखना चाहता है तो वो पत्रकार के सामने रख पाएगा अगर अस्पताल प्रबंधन नहीं सुन रहा है। प्रबंधन से कोऑर्डिनेट करके ही पत्र कर सकते हैं। देखिए, कोई भी परिजन या कोई भी मरीज परेशान है अस्पताल से या अस्पताल के किसी उनके कार्य से या डॉक्टर से, किसी से भी, तो एक बार प्रबंधन से बात करेंगे, उसके तहत ये होगा। सरकार उस चीजों में कोई सी ऐसा नियमावली बनाई होगी जिसके तहत कि परिवहन के लोगों को परेशानी ना हो। पत्रकारों के देखिए अधिकार का कहीं भी हनन नहीं हो रहा है, वो तो निष्पक्ष चौथे स्तंभ और निष्पक्ष काम करते हैं। मैं इसको एक और तरीके से रखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जब तक अस्पताल प्रबंधन के सीनियर जो है उनसे अनुमति ना मिले तब तक कोई भी आदेश बाहर जो है, जानकारी जो है बाहर नहीं जाएगी। गनीमत है ये अस्पताल के लिए है, कल को आप बोलेंगे कि नहीं अब पुलिस कर्मियों के लिए भी पीआरओ होंगे, ना आप डीजीपी से, ना एएसआई से, ना टीआई से बात कर सकते, जब तक पुलिस नहीं कहेगी आप पीड़ित से भी बात नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इस तरह का आदेश है। खैर, गंगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। गंगेश जी। सर, मैं इस मामले में यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो मामला शुरू हुआ है मेकाहारा में, जो बाउंसरों की नियुक्ति हो गई थी वहां से शुरू हुआ है, और उस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार ने सेंसरशिप लाने का प्रयास किया। पत्रकार वहां पर अपने से नहीं जाता है, उनको उन लोग मरीज लोग बुलाते हैं। और मैं खुद रिपोर्टिंग किया हूँ 4 साल तक, मेडिकल रिपोर्टिंग किया हूँ, मुझे अच्छे से पता है। बिस्तरों की कमी होती है, जो गरीब वर्ग है, तो खासतौर पर छत्तीसगढ़ का और आसपास के क्षेत्रों का, वो गरीब वर्ग ही जाके मेकाहारा में इलाज कराता है। वहां के इलाज में सीट कई बार ऐसा भी होता है कि कम होती है सीट की कमी, कई घंटों तक मरीज कैजुअलिटी का मामला रहता है, कई घंटों तक मरीज को डॉक्टर देखते नहीं थे, चिकित्सकों की कमी है, ये भी ठीक है। लेकिन आप समय पे चीजों को देखिए तो कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे मरीज है दिन भर पड़े हैं, तो वो लोग शिकायत करते हैं, वो मीडिया के पास आते हैं, सीधी सी बात है। तो मीडिया उस समय जाके कवरेज करने जाती है, तो उसमें निश्चित तौर पर क्या सरकार पे इससे दबाव बनता है, वो लड़ाई करके जाता है वहां पे, वो तो वही उसके हित के लिए जाता है ना। और इतनी बदइंतजामी है अस्पताल में मेकाहारा में, उस बदइंतजामी को छुपाने के लिए मीडिया को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई मीडिया कर्मी मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने जाके कोई वहां पर रोडन किया हो या ऐसा किया हो। हर व्यक्ति अपने कवरेज के हिसाब से, अगर कोई मरीज है, किसी का इलाज हो रहा है, तो क्या कवरेज ही करेगा ना, कि रोडन करेगा वहां जाकर। ठीक है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सवाल है एक, क्योंकि समय थोड़ा सीमित है, माफी चाह रहा हूं, अंगेश जी बीच में रोक रहा हूं। आशीष जी, देखिए मेरा तो ये मानना है, अगर रमेन डेका जी जा रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेता सक्रिय होकर जमीन पर उतरे, सच्चाई लाए, बहुत अच्छा है। कम से कम उससे तो अच्छा ही है ना जो सालों तक बिल दबा के बैठे रहते हैं, उससे तो अच्छा ही मानेंगे ना आशीष जी आप। देखिए, और मुझे तो और भी अच्छा लगेगा अगर रमेन डेका जी अगला विधानसभा का अपना अभिभाषण अपने हाथों से लिखे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नर साहब को ये सारा काम करना था तो हटा दीजिए ना, मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री दो बना रखे हैं आपने, उनको काम करने दीजिए। आप देखिए, पत्रकारों की आप बात कर रहे थे, और छोड़िए, यहाँ पे घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना व्यवस्थापन के, उनकी आवाज दबाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है, उस पर बुलडोजर चला रही है राज्य सरकार, बने हुए 30 घरों को तोड़ दिया गया, तो ये चल रही है सरकार। इसलिए गवर्नर साहब को आना पड़ रहा है जमीन पर, और जब गवर्नर साहब जमीन पर आ रहे हैं तो सवाल उठेंगे, क्योंकि सरकार की कार्यशैली जो है वो तानाशाही पे बदलते जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की दिक्कत ये है कि उनको कहीं दिक्कत दिखाई नहीं देती है, तानाशाही से उनको दिक्कत दिखाई नहीं देती है। अभी मेरी दीदी चीख चीख के कह रही थी पत्रकारों का कोई हनन ही नहीं हो रहा, अधिकारों का। पत्रकारों, अरे सर कैसे हनन, आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप आम जनता का घर परिवार तोड़ रहे हो, बुलडोजर से उनके घर गिरा रहे हो, व्यवस्थापन की व्यवस्था हुए भी ना कर रहे हो, नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। आशीष जी, जो तानाशाही की बात हुई तो उससे याद आया 1935 में ये राज्यपाल का सिस्टम जो है लाया गया था, और फिर वो हमारे संविधान का भी हिस्सा बना। तब देश अलग अलग राज्यों में बिखरा था, भाषाओं में बिखरा हुआ था, और उनको एकजुट रखने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा इन राज्यों को नियंत्रित किया जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोगी राज्यपाल साबित होते थे। आज तो तमाम जो राज्य एक है, कहीं ना कहीं राज्यपाल की जो तब की भूमिका थी वो अभी भी मुझे ऐसा लगता है, वैसे आप लोग ज्यादा सीनियर है, एक्सपर्ट है, उसी चीज को घसीटा जा रहा है। अब समय मेरे ख्याल से आ चुका है राज्यपाल की
क्या उपयोगिता होनी चाहिए राज्य में, उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। सिर्फ कागजों पे हस्ताक्षर करने और आपातकाल स्थिति में रहने के अलावा भी 2 साल के काल में कुछ ऐसी चीजें वो क्या क्या कर सकते हैं अपने कार्यकाल में, उस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राज्यपाल दौरे कर रहे हैं, कोई नेता, वरिष्ठ नेता, और अगर दौरे कर रहे हैं क्षेत्र में, जहां जाकर देख रहे हैं कि वहां पर काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेताओं को सक्रिय होना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है कि जब आपके पास इतना पूरा बड़ा तंत्र है, अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज है, तो आपको फील्ड पे क्यों उतरना पड़ रहा है? विपक्षी सवाल पूछ रहे। खैर, आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।